हे गाइस, वेलकम टू द आरबीआई ग्रेड बी क्लासेस। तो आज की हमारी क्लास के टॉपिक्स हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इन्फ्लेशन के बारे में। ठीक है, इन्फ्लेशन में हम इन्फ्लेशन की डेफिनेशन, क्या इन्फ्लेशन के ट्रेंड्स हैं, एस्टिमेट्स, कॉन्सिक्वेंसेस, हम इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इन सब के कंपोनेंट्स एंड ट्रेंड्स के बारे में जानेंगे। साथ में ही स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ थ्रू द मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज के बारे में जानेंगे। तो मेनली आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे फाइनेंस सब्जेक्ट का इन द फेज 2। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन होता क्या है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है। सो इन्फ्लेशन इज रेट एट विच जनरल प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज राइजिंग। सो वो रेट जिसपे प्राइजेस राइज होते हैं, और जब प्राइजेस राइज होंगे ऑब्वियसली परचेजिंग प्राइस ऑफ द करेंसी क्या करेगी, फॉल करेगी। तो ये हम चीजें राइज एंड फॉल देखते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कुछ पीरियड ऑफ टाइम में कितने प्राइसेस फॉल हुए हैं जिसकी वजह से परचेजिंग पावर घटी है। अब कॉजेज क्या है, बेसिकली दो कॉजेज होते हैं इन्फ्लेशन के। या तो हो सकता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, या हो सकती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब होता है डिमांड और सप्लाई में गैप आ जाना। डिमांड पुल होगी मतलब हायर डिमांड हो गई, और जो सप्लाई है वो कम हो गई। सो टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, और एडिशनल सप्लाई नहीं हो सकती, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाएगा, प्राइसेस हाइक हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल रैपिड एक्सपेंशन ऑफ मनी एंड क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स। तो बैंकों से बहुत ज्यादा पैसा लोगों के हाथ में आ रहा है, मनी सप्लाई बढ़ रही है, जिसकी वजह से वो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, और जिसकी वजह से सप्लाई उतनी बढ़ने ना के कारण जो प्राइसेस हैं वो हाइक हो रहे हैं। बट अगर इन्फ्लेशन मैनेजेबल फिगर्स में रहता है सो दैट इज गुड फॉर इकोनॉमी, बट अगर मैनेजेबल फिगर्स में नहीं रहता है सो दैट इज वेरी बैड फॉर द इकोनॉमी। अब ना एक फिलिप्स कर्व है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ सकते हैं, सब्जेक्टिव में थोड़ा आ सकते हैं। फिलिप्स कर्व ये जो रिलेटेड है डिमांड पुल इन्फ्लेशन के साथ। ये किसने दिया था, एल्बम विलियम ने दिया था, एल्बम विलियम फिलिप्स ने दिया था। इसने शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप बताई है इसमें, और बोला है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है और इन्फ्लेशन रेट है इनके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होती है। मतलब ज्यादा इन्फ्लेशन मतलब कम एम्प्लॉयमेंट, कम इन्फ्लेशन मतलब ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप बताई गई है फिलिप्स कर्व में, जो दी थी विलियम फिलिप्स ने। ठीक है, शॉर्ट टर्म बताया इन्होंने कि शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है, सपोज कहाँ पे इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, मतलब एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है। ठीक है, अब फ्रीडमैन फेल्प्स फिलिप्स कर्व। अभी ये तो हमने सिर्फ सिंपल फिलिप्स कर्व पढ़ा, अभी है फ्रीडमैन फेल्प्स फिलिप्स कर्व। ये किसने दिया है, मिल्टन फ्रीडमैन और एडमंड फेल्प्स ने दिया है। वो कहता है कि लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होता कि जो इन्फ्लेशन की परसेंटेज है और अनएम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज है इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप हो। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, ये दोनों चीजें इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं। ये जो लाइन होती है लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, वो ऐसे हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, वर्टिकल हो जाती है, और एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रहता ही है बेशक इन्फ्लेशन जितनी मर्जी हो। तो शॉर्ट रन में कर्व कैसा रहेगा, फिलिप्स कर्व के अकॉर्डिंग वो रहेगा नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बट लॉन्ग रन में वर्टिकल हो जाएगा और सम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल प्रिवेल। ठीक है, ये दोनों अलग अलग दिए हैं, ये फिलिप्स कर्व दिया है विलियम फिलिप्स ने, और जो ये वाला है फ्रीडमैन फेलिप्स, ये फ्रीडमैन और फेलिप्स ने दिया है। ठीक है, लॉन्ग टर्म का। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मतलब कॉस्ट बढ़ेगी, जो हम चीजों से बना रहे हैं, हमारा मटेरियल जो भी चीज हमारी बन रही है वो कॉस्ट इंक्रीज होगी। ऑब्वियसली जो कॉस्ट इंक्रीज होगी वो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसकी ही कॉस्ट रेज होगी, जिसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्ट है वो महंगा हो गया, और महंगा होने के कारण इन्फ्लेशन हो रहा है। सिंपल, फॉर एग्जाम्पल राइजिंग द ऑयल प्राइसेस, या फिर ये मेनली उसमें होता है कि जो जिन चीजों की ना डिमांड इन इलास्टिक होती है उनमें ही होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, इतना सा आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन अगर हम देखें तो अगर जो इन्फ्लेशन की परसेंटेज है वो 1 to 4% के बीच में रह रही है देन दैट इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अगर 4 to 10% के बीच में है देन दैट इज वॉकिंग इन्फ्लेशन। अगर 10% to 20% के बीच में है देन दैट इज रनिंग इन्फ्लेशन। 20 से अबव है गैलोपिंग, अगर बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है देन दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन। क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, गैलोपिंग एंड हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, अब मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन का हम रिलेशनशिप जानेंगे। मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन क्या क्या लिंक है। अब ऑब्वियसली अगर मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो मनी विद बैंक्स बढ़ जाएगी,
इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, मतलब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ेंगी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी, परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होगा। तो अगर हमें इन्फ्लेशन को कम करना है तो हमें मनी सप्लाई को कम करना होगा। अगर ज्यादा मनी सप्लाई है तो ज्यादा इन्फ्लेशन होगा, अगर हमें इन्फ्लेशन कम करना है तो हमें मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट अभी आ जाते हैं दूसरे सिनेरियो पे। दूसरा सिनेरियो क्या कहता है कि अगर मनी सप्लाई कम होगी, बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली पैसा कम है तो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, ग्रोथ एंड जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी डिक्रीज हो जाएंगी, परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी, दैट मीन्स डिमांड डिक्रीज हो जाएगी और इन्फ्लेशन घट जाएगी। तो अगर हमें इन्फ्लेशन चाहिए तो हम करेंगे इंक्रीज इन मनी सप्लाई, बट अगर इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, हमें इन्फ्लेशन कम करनी है, तो हम करेंगे डिक्रीज इन मनी सप्लाई। ठीक है। अब नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, क्या कारण है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। अगर हम कोई इंटरनल इकोनॉमी के कारण देखें, वो क्या हो सकता है, कोई भी कंट्री में जो बिजनेस टैक्स है वो बढ़ गया, वेजेस बढ़ गई, तो उन सब चीजों से दे आर द इंटरनल कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। बट अगर हम ग्लोबल लेवल या एक्सटर्नल लेवल पे बात करें तो एक्सटर्नल लेवल पे कॉजेज क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर के कारण काफी ज्यादा हाइक हुआ है ऑयल प्राइसेस में, या फिर एक्सचेंज रेट्स काफी ज्यादा डेप्रिशिएट हो रहे हैं। अभी आप श्रीलंका का भी केस देख रहे हो, और भी काफी इकोनॉमीज फॉल हुई हैं इसी यूक्रेन और रशिया वॉर के कारण। सो दीज आर सम ऑफ द एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। इंटरनल वाली आपकी कंट्री पर इफेक्ट डालेंगे, एक्सटर्नल का इफेक्ट ग्लोबली होता है और काफी कंट्रीज पर होता है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्फ्लेशन का, दैट इज मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब इन्फ्लेशन को हम कैसे मेजर करते हैं। जब भी हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, हम बहुत सारे इंडाइसेस यूज करते हैं, मतलब इंडेक्सेस यूज करते हैं। सबसे फर्स्ट इंडेक्स जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली तीन टाइप्स का हो सकता है, या तो सीपीआई रूरल या सीपीआई अर्बन या फिर सीबीआई कंबाइंड। कंबाइंड में हम अर्बन और रूरल दोनों को एडअप कर देते हैं। ठीक है। और जो सीपीआई है वो कौन रिलीज करता है, सीएसओ। सीएसओ क्या है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, बट अभी सीएसओ नहीं, आप लिख के आओगे एनएसओ, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस। ये अभी आपको बताती हूँ क्यों है। ये मैं पहले क्या था, पहले था सीएसओ प्लस एनएसएसओ का अलग अलग आता था, अब इन्होंने लास्ट में क्या कर दिया, सीएसओ और एनएसएसओ को कंबाइन करके अब एनएसओ रिलीज करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और जो एनएसओ है वो किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, दैट इज द पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मौसमी मंत्रालय भी बोलते हैं। ठीक है। अब जो सीपीआई है दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका बेस ईयर है 2011-12। ठीक है। और जो सीपीआई रूलर है उसमें कितनी आइटम्स है, 448 आइटम्स है, अर्बन में 460 आइटम्स है। ये सारा थोड़ा लर्न करने वाला कंटेंट है, इसलिए मैं आपको फटाफट समझा रही हूँ, फटाफट हमें लर्न करने वाली चीजें, ताकि ये फैक्ट्स है हम स्प्लिट करके आ सके, अपने एग्जाम में फैक्ट्स लिख के आ सके क्लियरली। ठीक है। अब अभी हम इन्फ्लेशन जो निकालती है आरबीआई 4% 7% जो भी अभी निकलती है मंथली बेसिस पे, उसमें हम कौन सा निकालते हैं, उस पर्पज के लिए हम यूज करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो भी कंबाइंड वाला। ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड वाला। अब बेसिकली 6 कंपोनेंट्स हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के, 6 कैटेगरीज हैं। वो क्या है, एक तो लेते हैं फूड एंड बिवरेजेस, जिसमें सीरियल, मीट, फिश, पैन, तंबाकू, ये सब आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है क्लोथिंग एंड फुटवेयर। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हाउसिंग, उसके बाद फ्यूल एंड लाइट, मिसलिनियस। तो फूड एंड बेवरेजेस, पान, तंबाकू, इंटॉक्सिकेंट्स, क्लोथिंग एंड फुटवेयर, हाउसिंग, फ्यूल लाइट, मिसलिनियस। तो ये सारी चीजें सीपीआई का पार्ट बनती हैं। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो सीपीआई है, उसमें हम गुड्स भी कंसीडर करते हैं और सर्विसेज को भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है। अब अगर कुछ हम स्पेसिफिकली बात करें, स्पेसिफिक पॉपुलेशन को टारगेट करते हुए हम कोई और तरह की सीपीआई भी निकालते हैं, दैट इज सीपीआई आईडब्ल्यू। आईडब्ल्यू क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स। नेक्स्ट है सीपीआई एएल, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द एग्रीकल्चरल लेबरर्स, या फिर सीपीआई आरएल, दैट इज सीपीआई फॉर द रूरल लेबरर्स। ठीक है। और जो ये तीनों सीपीआई है, ये स्पेसिफिक सेगमेंट को हम टारगेट कर रहे हैं, तो ये निकालता कौन है, हमने जो पढ़ा, जो नॉर्मल हम सीपीआई की बात कर रहे हैं, रूरल हो बेशक, अर्बन हो बेशक, कंबाइंड वाला हो, वो कौन निकालता है, वो मौसमी मंत्रालय के तहत आता है और एनएसओ निकालता है। बट जो ये तीनों मैंने आपको जस्ट अभी बताई, ये निकालता है लेबर ब्यूरो, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का पार्ट। और जो सीपीआई इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर है, ये इसका जो बेस ईयर हम लेते हैं वो लेते हैं 2016।
ठीक है। ये हम क्यों निकालते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स, क्योंकि आपको पता है ना बहुत सारे जो डीए मतलब डीएनएस अलाउंसेस मिलते हैं वो इसके बेसिस पर ही मिलते हैं कि थोड़ा आइडिया लग जाता है कि क्या इन्फ्लेशन रेट्स चल रहे हैं, या फिर जो सेंटर के या स्टेट्स के एम्प्लॉयज हैं जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में वर्क कर रहे हैं उनकी जो पे स्केल है वो बार बार रिवाइज होती है ना, वो भी इन सब चीजों के बीच में ही होती है रिवाइज। ठीक है। उसके बाद जो ये वाला है एग्रीकल्चरल लेबर्स वाला है, ये इसका ना पहले 1986 और 1987 अभी ईयर चल रहा है एग्रीकल्चरल लेबर्स वाले को, इसको प्रपोज किया गया है 2004 और 5। इसमें है 260 कमोडिटीज, ये जो एग्रीकल्चर वाला है। ठीक है। उसके बाद एक ना मोस्टली मंत्रालय एक और सीपीआई निकालता है, वो है सीपीआई यूएनएमई, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज। ठीक है। उसके बाद ना ये हमारा कंप्लीट हो गया कि हमें सीपीआई के बारे में आइडिया लग गया कि हमें मेजर करना है अगर इन्फ्लेशन को, उसमें से एक इंडेक्स हमारे पास है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दैट इज सीपीआई। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। तो जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है यही ओवरऑल इन्फ्लेशन फिगर बताती है। ठीक है। और ये सीपीआई पे बेस्ड होती है, मतलब जो आपका सीपीआई कंबाइंड है दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ हेडलाइन इन्फ्लेशन, और जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है दैट वाज अ रिजल्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित पटेल कमेटी। अब कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन में हम जो हमारी जो फूड और एनर्जी और फ्यूल है इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो फूड और एनर्जी या फिर हम बोले फ्यूल है ये बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल आर्टिकल्स हैं। अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए चीजें चाहिए तो बेटर इंडिकेटर है कोर इन्फ्लेशन। पर मुझे पर्सनली कोर इन्फ्लेशन इतना पसंद नहीं है, क्योंकि मेन ही जो चीजें रिक्वायरमेंट है दैट इज फूड एंड फ्यूल। सो इस वजह से कोर इन्फ्लेशन में तो हमने इन दोनों चीजों को ही एक्सक्लूड कर दिया, फूड और फ्यूल को, तो इसका मुझे कोई इतना फायदा नहीं लगता पर्सनली। बट ये ओवरऑल इसलिए कैलकुलेट की जाती है कि जो ये फूड और फ्यूल है ये दोनों वॉलेटाइल आर्टिकल्स है, तो अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए चेक कर रहे हैं तो कोर इन्फ्लेशन इज अ गुड इंडिकेटर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है। सीपीआई में हम पढ़ते हैं ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसमें हम कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स निकालते हैं, ये भी मोस्टली मंत्रालय निकालता है और इसका भी बेस 2012 है। उसके बाद ग्लोबल लेवल पे बात करें तो FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन फूड प्राइस इंडेक्स निकालता है और उसमें मेन 5 कमोडिटीज की एवरेज लेता है। वो 5 कमोडिटीज कौन सी हैं, सीरियल्स, वेजिटेबल ऑयल, डायरी, मीट एंड शुगर। सीरियल्स, वेजिटेबल ऑयल, डायरी, मीट एंड शुगर। अब नेक्स्ट हमारा इंडिकेटर है मेजर करने के लिए इन्फ्लेशन को, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जारी करता है, और कौन से मिनिस्ट्री के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत। ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर है 2011 एंड 12, अर्लियर 4-5 होता था, उसके बाद रिवीजन चलती रही। ठीक है। अब नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है होलसेल प्राइस इंडेक्स में, वो है 697, ये भी मंथली बेसिस पे निकलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है इसमें सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं होती हैं। बेसिकली 3 तरह के आइटम्स लेते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स में, एक तो लेते हैं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा और उसकी वेटेज होती है 64.23%। सेकेंड नंबर पे लेते हैं प्राइमरी आर्टिकल्स और थर्ड नंबर पर लेते हैं फ्यूल एंड पावर। एक तो होलसेल प्राइस इंडेक्स भी कैलकुलेट होता है फर्दर। होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या करते हैं, जो हमने सेकंड वाला प्राइमरी आर्टिकल्स लिया है इसमें फूड आर्टिकल्स को भी ऐड अप कर देते हैं, और जो ये मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है इसमें भी फूड प्रोडक्ट्स को ऐड कर देते हैं, तो हमारा वो होलसेल फूड प्राइस इंडेक्स बन जाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो कि फूड इंडेक्स होता है वो बन जाता है, और ये कौन को कैलकुलेट करता है, एमएसओ। तो एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपको सिंपल पूछे होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन निकालता है तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर आंसर आएगा। बट अगर पूछे WPI फूड इंडेक्स कौन निकालता है तो वो एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। आपको मैंने अभी बताया कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसका बेस ईयर है 2011 एंड 12। ठीक है। बट ये 7th रिवीजन है, आपसे ये पूछ सकते हैं कौन सी रिवीजन के बाद ये वाला हुआ 2011 एंड 12, 7th रिवीजन बाय डॉक्टर सुमित्रा चौधरी। उससे पहले ये वाले ईयर्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। लास्ट वाला कौन सा था 2004 एंड 5, उसके अलावा 6 रिवीजन ऑलरेडी हो चुकी थी। ये वाली 11 एंड 12 वाली बेस ईयर वाली अभी 7th नंबर की रिवीजन थी। ठीक है। उसके बाद अदर मेजर्स कौन से हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, तो सबसे पहले आ जाता है पावर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स अभी लागू नहीं हुआ, इसके प्रपोजल अभी चल रहे हैं अभी करेंटली। अभी मतलब ये हमारी गवर्नमेंट सोच रही है कि वी शुड शिफ्ट फ्रॉम पीपीआई, वी शुड शिफ्ट टुवर्ड्स पीपीआई फ्रॉम डब्ल्यूपीआई, कि हमें होलसेल प्राइस इंडेक्स से शिफ्ट हो जाना चाहिए प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पर। और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में दो चीजें आएंगी, एक तो आउटपुट पीपीआई और एक आएगा इनपुट पीपीआई।
ठीक है। इसमें क्या है, जो प्रोड्यूसर है उस पर क्या मेन प्राइस चेंजेस या इन्फ्लेशन का दबाव है वो पता लगेगा मेन प्रोड्यूसर एंड पर, ठीक है। इसमें क्या है कि जितने भी टैक्सेस हैं, ट्रेड मार्जिन है या जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो अभी ये चल रहा है कि इसको रिकमेंडेशन चल रहे हैं, प्रपोजल्स चल रहे हैं कि डब्ल्यूपीआई की जगह पर पीपीआई कैलकुलेट किया जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट एक और इंडिकेटर अच्छा कौन सा है, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। जो एनएचबी है ना, आरबीआई की एक सब्सिडरी है एनएचबी, दैट इज नेशनल हाउसिंग बैंक, वो निकालती है एनएचबी रेजिडेक्स। वो बताती है कि हाउसिंग में क्या इन्फ्लेशन का इफेक्ट है। तो स्टार्टिंग में तो पायलट प्रोजेक्ट रन किया गया था 5 सिटीज में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु एंड भोपाल में, और इसका बेस ईयर लिया गया था 2007। नाउ ये काफी ज्यादा सिटीज में फर्दर रन होकर कैलकुलेशन होती है हाउसिंग प्राइस इंडेक्स की, जिससे हमें इन्फ्लेशन के बारे में पता लगता रहता है स्पेसिफिकली फॉर द हाउसिंग, ठीक है। नेक्स्ट अभी ये भी है कि देखो सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी इंडिया की ग्रोथ के लिए, तो ये भी अभी रिकमेंडेशन चल रही है, अभी अंडर कंसिडरेशन है कि सर्विस प्राइस इंडेक्स भी अलग से कैलकुलेट होना चाहिए कि सर्विसेज का क्या इन्फ्लेशन का सर्विसेज पे क्या इफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ बेसिक टर्म्स आपको एक और बता देती हूँ। सबसे पहले हमने इन्फ्लेशन पढ़ लिया कि इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन मतलब राइज इन प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिससे आपकी परचेसिंग पावर कम हो जाती है। तो इन्फ्लेशन का ऑपोजिट है डीफ्लेशन, ये है ऑपोजिट इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, डीफ्लेशन। इसमें क्या है, प्राइस होंगे फॉल, रिसेशन हो सकता है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकते हैं, फर्दर डिफ्लेशन की वजह से डिप्रेशन भी आ सकता है, ठीक है। अब डीफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। डिसइन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन वर्ड तो पूरा है ना, तो इसमें क्या है, इन्फ्लेशन तो होती है, इन्फ्लेशन इज स्टिल देयर, बट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज डिक्रीजिंग। डिफ्लेशन में तो इन्फ्लेशन होती ही नहीं है, प्राइस गिर रहे होते हैं। डिसइन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन होती है बट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज डिक्रीजिंग। नेक्स्ट, अभी डिसइन्फ्लेशन का जो ऑपोजिट वर्ड है दैट इज रीफ्लेशन। रीफ्लेशन में क्या है, ग्रोथ हो रही है और मनी सप्लाई हम मार्केट में इंक्रीज हो रही है और टैक्सेस रिड्यूस हो रहे हैं क्योंकि ग्रोथ की सिचुएशन है, और इसमें क्या है मतलब रीफ्लेशन हो रही है, ठीक है। तो डिसइन्फ्लेशन का ऑपोजिट है रीफ्लेशन, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन हम काफी सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए पढ़ेंगे। सबसे पहले इंप्लॉयमेंट। अभी इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट होगा। ऑब्वियसली इन्फ्लेशन है, महंगाई है, मतलब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो शॉर्ट रन में तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, बट लॉन्ग रन में अगर हम बात करें तो एक कांस्टेंट फेज आ जाएगा, ठीक है, नॉर्मल लेवल आ जाएगा लॉन्ग रन में जाके। अभी एक्सचेंज रेट की बात करें, अब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली जो डोमेस्टिक कंट्री है वो डेप्रिसिएट हो जाएगी, डोमेस्टिक कंट्री करेंसी विल डेप्रिसिएट। अब हम सिर्फ अगर इस कंटेक्स्ट में बात करें, डोमेस्टिक करेंसी के एस्पेक्ट में बात करें, तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे महंगाई होगी, तो महंगाई होगी है हमारे यहाँ पे, ठीक है, और हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू क्या हो गई है, डेप्रिसिएट। डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डेप्रिसिएट होने के कारण एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ जाएंगे और इंपोर्ट्स हमारे कम हो जाएंगे। सिर्फ अगर हम इस कंटेक्स्ट में बात करें, डोमेस्टिक करेंसी के एस्पेक्ट में बात करें, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में राइज इन दैट केस एंड इंपोर्ट्स में रिड्यूस, ठीक है। तो लोगों को चीजें यहाँ से सस्ती पड़ेंगी तो ज्यादा मंगवाएंगे, तो वो चीज हो जाएगी, और हम कम मंगवाएंगे क्योंकि हमारी जो करेंसी है दैट इज डिवैल्यूएटिंग या डिप्रिशिएटिंग, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर में फॉल, महंगाई है, हम लोग सोचेंगे कि चलो सेव कर लेते हैं, तो हम थोड़ा खर्चा घटाने की करेंगे कि यार महंगाई बहुत ज्यादा है, तो हम एक्सपेंडिचर कम कर देंगे और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाएंगी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। ऑन द अदर हैंड सेविंग तो होगी, बट सेविंग में क्या है, अगर आप आज सेव कर रहे हो तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन है तो उसकी आने वाले टाइम में वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रुपी सेव विल बी वर्थलेस इन फ्यूचर, और यही कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे कैश ड्रैग का, और इसको एक तरह से बोलते हैं शू लेदर कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। हमें बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे, मतलब इन द सेंस जो आज आप पैसा सेव कर रहे हो उसकी फ्यूचर में वर्थ कम है क्योंकि इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। नेक्स्ट, इनकम और वेजेस। ऑब्वियसली वेजेस, आपकी नॉमिनल वेजेस बेशक बढ़ जाए, आपका डीए वगैरह बेशक बढ़ जाए, पर आप एक बड़े ब्रैकेट में आ जाओगे और आपकी रियल वैल्यू तो डिक्रीज ही है क्योंकि आपकी जो परचेसिंग पावर है वही पावर काफी ज्यादा कम हो गई है। इन्वेस्टमेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इन्फ्लेशन का, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाएंगी क्योंकि लोन चीप मिलेंगे महंगाई के कारण, ठीक है, क्योंकि ये सारा सर्कल ऐसे ही चलता है ना पैरेलल। उसके बाद है टैक्सेस। टैक्सेस क्या है, ऑब्वियसली चीजें महंगी होगी इन्फ्लेशन के कारण, तो इनडायरेक्ट टैक्स जो कि गुड्स की प्राइस पे लगता है वो भी बढ़ जाएगा। और डायरेक्ट टैक्स में ना गवर्नमेंट क्या करती है, आपकी डीए वगैरह तो बढ़ा ही देती है, डीएमएस अलाउंस वगैरह, उसकी वजह से आप एक
बड़े ब्रैकेट में चले जाते हो, बड़ी टैक्स स्लैब में चले जाते हो, और इस कंसेप्ट को बोलते हैं ब्रैकेट क्रीप। मतलब डियरनेस अलाउंस बढ़ी, उसकी वजह से आप हायर ब्रैकेट ऑफ टैक्स स्लैब में चले गए, तो आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा इनडायरेक्टली, सो यू आर स्टक इन अ ब्रैकेट क्रीप। ठीक है। अब ट्रेड बैलेंस क्या होता है, मतलब एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का डिफरेंस क्या होता है। तो जो तो डेवलप्ड इकोनॉमीज है उनके लिए तो फेवरेबल होगा, मतलब उनकी एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगी, इंपोर्ट्स कम होंगे। बट जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए अनफेवरेबल है, क्योंकि वो इंपोर्ट ज्यादा करेंगी और एक्सपोर्ट कम करेंगी। ठीक है। और अभी क्रेडिटर्स और डेटर्स पर क्या इफेक्ट होता है, लेंडर्स विल लूज, बोरोअर्स विल गेन। ये क्यों होता है, क्योंकि लेंडर ने सपोज आपको 100 रुपीज दिए, आप उसको थोड़े टाइम बाद थोड़े से इंटरेस्ट के साथ 104 रुपए मोड़ रहे हो, बट इन्फ्लेशन 5% है, तो उस टाइम पे वो 100 रुपए की वैल्यू 105 है, आप उसको दे 104 ही रहे हो, तो लेंडर्स विल लूज, ऑब्वियसली बोरोअर्स विल गेन। ठीक है, ये सब चीजें हो जाती है, तो इस पे ये इफेक्ट पड़ेगा कि लेंडर्स विल लूज एंड बोरोअर्स विल गेन। तो अगर हम नॉर्मल कंटेक्स्ट में सिर्फ इन्फ्लेशन के कंटेक्स्ट में एक्सपोर्ट्स की बात करें और इंपोर्ट्स की बात करें, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सिर्फ इन्फ्लेशन के कंटेक्स्ट में अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक्सपोर्ट्स हमारी घट जाएंगी, क्योंकि हमारी चीजें महंगी होगी, लोग बाहर वाले नहीं मंगवाएंगे। बट जो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि हमें बाहर वाली चीजें कंपैरेटिवली सस्ती लगेंगी। तो अगर इन्फ्लेशन के कंटेक्स्ट में बात करें, एक्सपोर्ट्स डिक्रीज होंगी और इंपोर्ट्स इंक्रीज होंगी। बट अगर हम डोमेस्टिक करेंसी के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो एक्सपोर्ट्स राइज होंगी और इंपोर्ट्स रिड्यूस होंगी। तो डिपेंड करता है, मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं इस केस में। ठीक है। एक्सचेंज रेट के पर्सपेक्टिव से उल्टा होगा और इन्फ्लेशन के पर्सपेक्टिव से उल्टा होगा। ठीक है। अब स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पे इन्फ्लेशन स्टेगनेंटेशन भी है प्लस इन्फ्लेशन भी है। मतलब इन्फ्लेशन बहुत हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत हाई है, और लो ग्रोथ वाली सिचुएशन है। ये सबसे बुरी सिचुएशन है एक तरह से, हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो ग्रोथ। अब है बोटल नेक इन्फ्लेशन। बोटल नेक इन्फ्लेशन क्या होता है, जब आपकी सप्लाई रिडक्शन हो जाए, सप्लाई बहुत ज्यादा कम हो जाए, तो सप्लाई जब कम होगी, दैट इज अ बोटल नेक इन्फ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन इन सम कमोडिटीज, डिफ्लेशन इन अदर। तो कुछ के तो प्राइस बढ़ रहे हैं और कुछ के कम हो रहे हैं, दैट इज स्क्यूफ्लेशन। नेक्स्ट, अब हमारा है इन्फ्लेशन का रेट। इन्फ्लेशन का रेट क्या होता है, कोई भी हेल्दी इकोनॉमी है, फॉर एग्जांपल जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक यूएसए वगैरह, उनमें माना जाता है अराउंड 2% पर ईयर इज अ इन्फ्लेशन रेट। बट अभी जो हमारा इंडिया है, इंडिया ने आरबीआई ने डिसाइड किया कि जो हमारा इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए वो 2% टू 6% होना चाहिए, मतलब 4 ± 2 होना चाहिए। ठीक है, 4 ± 2 होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो 2% है दैट इज लोअर टॉलरेंस लेवल एंड 6% इज अपर टॉलरेंस लेवल। बट आपको पता ही है कि अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, और उसमें बहुत ज्यादा हाई इन्फ्लेशन की सिचुएशन है अभी, काफी मंथ से, तो सेवन को भी क्रॉस कर गया है अभी, तो है ना, रिसेंटली। तो नेक्स्ट हमारे है मेयर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अभी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, तो उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे। सो बेसिकली हमारे पास फिजिकल मेयर्स भी होते हैं और मॉनेटरी मेयर्स भी होते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, जो मॉनेटरी मेयर्स होते हैं दे रेगुलेट द डिमांड साइड फैक्टर्स, एंड जो फिजिकल मेयर्स होते हैं दे रेगुलेट द सप्लाई साइड फैक्टर्स। तो जो मॉनेटरी मेयर्स हैं, इसमें बहुत ज्यादा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टूल आते हैं, और जो मॉनेटरी पॉलिसी है बेसिकली जो बनती है, उसमें जो सेंट्रल बैंक है वो रेट ऑफ बोरोइंग्स कमर्शियल बैंक के इंक्रीज कर देता है, ताकि लोगों के हाथ में कम मनी सप्लाई आए और वो कम डिमांड करे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल आ जाए। तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, रिड्यूस कर देती है क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक, और मनी सप्लाई को कम करने की कोशिश करती है। तो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी पे क्या इफेक्ट होगा अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, तो कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इन सभी रेट्स को बढ़ा देती है, ताकि मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाए। और ओपन मार्केट ऑपरेशंस में जो भी सिक्योरिटीज हैं, आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल कर देती है, ताकि जो लोगों के पास एक्सेस सरप्लस मनी है वो मतलब बैंकिंग सिस्टम में आ जाए और उनके हाथ में पैसा कम रह जाए, जिसकी वजह से वो कम डिमांड करेंगे। कम डिमांड करेंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होता था, जो जितने भी पॉलिसी रेट्स थे ना, ये आरबीआई के गवर्नर डिसाइड करते थे। बट अमेंडमेंट हुआ 2016 में, सेक्शन 45ZB ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में। तो 6 मेंबर्स की अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है, और हर एक मेंबर का टेन्योर 4 इयर्स या फिर फर्दर ऑर्डर्स तक, विच एवर इज अर्लियर, उतने टाइम का होता है। और इसका जो चेयरपर्सन होता है वो होता है गवर्नर ऑफ आरबीआई, और उनके पास कास्टिंग बोर्ड भी होता है। टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं।
तो 3 मेंबर्स हैं आरबीआई से और 3 हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और इसका मैंने आपको बता ही दिया कि कास्टिंग बोर्ड किसके पास होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गवर्नर के पास होता है। मतलब इनके टाई हो जाता है सिर्फ तब गवर्नर ऑफ इंडिया एक एक्स्ट्रा कास्ट बोर्ड करके मतलब डिसीजन दे सकते हैं रिगार्डिंग द पॉलिसी रेट्स। ठीक है, और जो ये पॉलिसी रेट्स आते हैं ये बाय मंथली आते हैं, मतलब हर एक 2 मंथ बाद ये एमपीसी की बैठती है कमेटी और पॉलिसी रेट्स को डिसाइड करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे मेयर्स होते हैं फिजिकल मेयर्स। फिजिकल मेयर्स क्या होते हैं, इसमें क्या होता है गवर्नमेंट अपने रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर को चेंज करती है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जा सके। बट गवर्नमेंट ज्यादा चेंजेस अपने एक्सपेंडिचर में नहीं कर सकती क्योंकि जो गवर्नमेंट की मेन एक्सपेंडिचर है दैट आर फॉर द वेलफेयर पर्पसेज। सो इसके बजाय गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ट्राई करती है कि वो रिड्यूस कर पाए प्राइवेट की स्पेंडिंग बाय इंक्रीजिंग द टैक्स ऑन द प्राइवेट बिजनेस। तो गवर्नमेंट ट्राई करती है इनडायरेक्टली कि प्राइवेट जो स्पेंडिंग है वो कम हो जाए बाय इंक्रीजिंग द टैक्सेस ऑन द प्राइवेट बिजनेसेस। अब इन्फ्लेशन के क्या ट्रेंड्स रहे हैं इतने सारे टाइम में, हम ये टाइमलाइन पढ़ने जा रहे हैं। आपको बताइए इंक्रीज डिक्रीज आपको क्लियरली दिख रहा है, तो वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। कहते जो इनिशियल डेज थे तब हमारा इंडिया क्या हुआ था, रिपब्लिक हुआ था, तो इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में था क्योंकि हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी चीजों को। तो इनिशियली आप देखोगे कि इन्फ्लेशन इज अंडर द कंट्रोल। उसके बाद चाइनीज वॉर होता है 1962 में एंड पाकिस्तान वॉर होता है 1965 में। इन्फ्लेशन रेट्स हाइक अप हो जाते हैं वॉर्स के कारण। उसके बाद 1965 और 1966 में ट्विन ड्रॉट्स आते हैं, फिर इन्फ्लेशन की सिचुएशन मतलब बुरी हालत हो जाती है। ठीक है, देन उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे देखो आप इन्फ्लेशन कर्व थोड़ा नीचे जा रहा है। ये क्यों जा रहा है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन आ जाता है और बम्पर क्रॉप आ जाती है, जिसकी वजह से एक बार जो हमारा इन्फ्लेशन है दैट हिट्स जीरो लेवल। उसके बाद अगेन 70s के बाद हाइक स्टार्ट होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑयल शॉक लगता है 1973 में और ग्रेट ऑयल स्पाइक हो जाता है क्योंकि जो हमारा इंडिया है दैट इज एन इम्पोर्टिंग ऑयल कंट्री। और 20% फर्स्ट टाइम हाइक होता है सिंस इंडिपेंडेंस, एकदम से हाइक हो जाते हैं क्योंकि ऑयल की क्राइसिस आ जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद ड्रॉट्स आ जाते हैं 1970 और 80 में, उसके कारण फिर इन्फ्लेशन की सिचुएशन चलती रहती है। बट देन इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो थोड़ा काम डाउन हो जाती है सिचुएशन। देन प्रिंटिंग ऑफ मनी होती है और बहुत ज्यादा फिजिकल डेफिसिट हो जाता है हमारी इकोनॉमी में, बहुत बुरी हालत हो जाती है। और जो हमारी जैसे बोरोइंग्स थी वो फिजिकल डेफिसिट वाइडन हो जाते हैं फ्रॉम 3.8% ऑफ जीडीपी इन 1970s टू 6.8% इन 1980s। वो अब तक आज तक हम वो चीजें भुगत रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है और हम थोड़ा थोड़ा ट्राई करते हैं कि हम जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है उसको पार्शियली लिबरलाइज करें 1980s में। तो अभी हाइक चल रही होती है उस टाइम पे, फिर इन्फ्लेशन दोबारा से स्पाइक अगेन हो जाता है 1990s में। देन आपको पता है एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उसके बाद इन्फ्लेशन मतलब जीरो से ऊपर ही रहता है बट कभी भी डबल डिजिट्स क्रॉस नहीं करता। फिर रशियन क्राइसिस आते हैं, एशियन करेंसी क्राइसिस आते हैं, फिर 2000 में आपको पता है कि .com बर्स्ट हुआ था। तो अभी सिचुएशन थोड़ी इसके बाद हैंडल होनी स्टार्ट हो जाती है। देन क्या होता है 2002 और 2003 में ड्रॉट्स आते हैं, बट जो सरप्लस फूड्स होते हैं उसकी वजह से हमारी जो इन्फ्लेशन है दैट इज स्टिल अंडर कंट्रोल। तो आप 2000s में देखो तो हमारी जो इन्फ्लेशन है दैट इज अंडर कंट्रोल। ठीक है, इस टाइम उसके बाद फिर थोड़ा सा राइज एकदम से क्यों होता है, क्योंकि 2008 में अगेन ऑयल प्राइस राइज हो जाते हैं ड्यू टू द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, देन प्रोटीन इन्फ्लेशन आता है, उसके बाद डीमोनेटाइजेशन का बहुत इफेक्ट पड़ता है, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन का इफेक्ट पड़ता है। अब तो आपको पता है कि बहुत टाइम से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है वर्ल्ड ओवर कोविड की वजह से, और दूसरा वॉर, यूक्रेन रशिया वॉर, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा इफेक्ट है जिसकी वजह से हमारी जो अपर टॉलरेंस लिमिट है दैट इज 6%, उससे ज्यादा इन्फ्लेशन चल रही है। ठीक है, उसके बाद कुछ थ्योरीज बता देती हूँ आपको इन्फ्लेशन की बेसिकली एक तो है मार्केट पावर थ्योरी। मार्केट पावर थ्योरी क्या कहती है कि जो ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री है उसमें कुछ ही लोग हैं जो कंट्रोल करते हैं मार्केट की, तो जिनके हाथ में मार्केट की पावर होती है दे मेनली डिटरमाइन द इन्फ्लेशन इन दैट मार्केट। ठीक है, उसके बाद है कन्वेंशनल डिमांड पुल थ्योरी। कन्वेंशनल डिमांड पुल थ्योरी क्या कहती है कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, तो जब फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी होगी तब भी डिमांड बढ़ती रहेगी बट इन्फ्लेशन अनअवॉइडेबल हो जाएगी क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट है दैट इज फुल, तो और लोग हम एम्प्लॉय नहीं कर सकते बट स्टिल डिमांड चाहिए, तो सप्लाई कैसे पूरी करें, तो प्राइस हाइक हो जाते हैं। तो दैट इज कन्वेंशनल डिमांड पुल थ्योरी। उसके बाद बाकी थ्योरीज क्या है, बाकी स्ट्रक्चरल थ्योरीज है। स्ट्रक्चरल थ्योरी हमारी पहली थ्योरी है मार्कअप थ्योरी। मार्कअप थ्योरी दी थी प्रोफेसर गार्डनर ने। उन्होंने बोला था कि सिर्फ एक चीज का इफेक्ट नहीं होता कि आप बोलो कि डिमांड पुल की वजह से हो गया या कॉस्ट पुश की वजह से हो गया, दोनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, डिमांड पुल का भी एंड कॉस्ट पुश का भी।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चरल थ्योरी है बॉटलनेक इन्फ्लेशन, ये प्रोफेसर ओटो ने दिया था। इन्होंने बोला था कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है वेजेस एंड प्राइस हाइक का, कि अगर वेजेस बढ़ेंगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली हाइक हो जाएगा। अब आपको एक दो की पॉइंट्स बता देती हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि एनएसओ है, अभी पहले सीएसओ होता था और एनएसएसओ होता था, तो अब इन दोनों को कंबाइन अप करके एनएसओ बना दिया है, जो कि हमारे कैलकुलेशंस करती है, ठीक है, मेजर करने में इन्फ्लेशन को। और जो रियल इंटरेस्ट है दैट इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट माइनस इन्फ्लेशन। एंड अगर हमें इन्फ्लेशन निकालना है, हम क्या करेंगे, करंट ईयर में से बेस ईयर को माइनस कर देंगे, देन उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय बेस ईयर करेंगे। सपोज हमारे बेस ईयर की वैल्यू है 100 एंड हमारे करंट ईयर की वैल्यू है 110। 110 में से हमने 100 कम किया तो हमारे पास 10 आ जाएगा, इंटू 100 करेंगे तो हम बोलेंगे 10% इन्फ्लेशन है इस साल। तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं इन्फ्लेशन को। आई होप आपको इन्फ्लेशन क्लियर हुआ होगा। बाकी मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ।